एक केस है स्किज़ोफ्रेनिया का। सो मोस्टली जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं आपके पास कभी भी स्किज़ोफ्रेनिया के लिए नहीं आते, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले भी नहीं आते, कभी भी इन चीजों के लिए जनरली नहीं आते until unless एक रियलाइजेशन हो अंदर। अदरवाइज दे आर बेसिकली इनटू दिस फेज कि ये जो है मेरे साथ ये सही चल रहा है, लोग मेरे को गलत बोलते हैं, ऐसा है नहीं है। देर इनटू डीप डिल्यूजन स्टेट, डीप स्टेट ऑफ फॉल्स बिलीफ, ये चीजें सही हैं। तो बेसिकली ये पेशेंट आया था वीक मेमोरी के लिए, और इनपुट मैंने सारा केस नहीं लिखा, थोड़े कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसके, बाकी मैं बोलता रहूँ। और इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम हो रही थी पिछले लास्ट 6 मंथ से क्योंकि मेडिकेशंस बहुत ले रहा था ये। अराउंड अगर मैं देखूं तो 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब इसकी मेडिकेशंस अलग अलग एलोपैथिक चल रही थी, अराउंड 10। और पिछले 11-12 साल से चल रही है। प्रॉब्लम इसकी एक्चुअली शुरू हुई 32 ईयर्स मेल है। 2009 में he had an episode of food poisoning. He said, I was in college and examinations were going on. There was a lot of pressure of tests. But I think I was poisoned by someone so that I don't appear for tests. लेकिन मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को ऐसा शक था कि मुझे ना किसी ने जानबूझ के पॉइजन किया है। होशियार बहुत था, and he still appeared and scored 85%. I would have scored above 90% if I was in good health. अगर मेरी सेहत ठीक होती तो मैं 95 के ऊपर भी लेके जाता। लेकिन उसके बाद उसके अंदर चेंज क्या आई? After that, whenever he would eat or drink outside, he would feel that someone has added something in it. बाहर का उसने खाना पीना काफी कम कर दिया, अगर कभी खाता पीता भी था तो उसको शक ही रहता था किसी ने ना कुछ मिलाया ही है उसमें। उसको मेडिटेशन की भी आदत थी। ही वॉज इनटू मेडिटेशन, काफी समय से करता आ रहा था, मतलब ये शुरू होने के 4-5 साल पहले से वो करता आ रहा था। So he was into meditation. When the suspicion would increase, he would sit for meditation and try to erase those thoughts. चलो ये पेशेंट में भी है, ये वैसे भी एक मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। मेडिटेशन जनरली दवाई की तरह यूज की जाती है बड़े लोगों के द्वारा, बड़े मोस्ट ऑफ द लोगों के द्वारा मेरे ख्याल से। वो गलत है। आप जब भी मेडिटेशन करने बैठते हो आप तब बैठते हो जब आप कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, तकलीफ है, कोई विचार चल रहे हैं, तो उनको दूर करने के लिए इंसान मेडिटेशन में बैठ जाता है। दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ सप्रेशन। उससे अगर आप देखो जो भी करते हैं, मैं सब नहीं करते होंगे, लेकिन जो भी करते हैं उससे अगर आप देखो, उससे अगर आप जानो, तो ना तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन बनाना, नॉट कंसंट्रेशन लेकिन उस मेडिटेशन के प्रोसेस में जाना इतना आसान काम होता है। लड़ाई ज्यादा होती है, जोर ज्यादा लगता है, एंड समहाउ अगर आप में जोर उतना है, यू एंड अप बेसिकली एक सप्रेस्ड थॉट्स के साथ उठते हो आप उसमें से। आपने इरेज कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ सप्रेस कर दिया है, उनको सिर्फ सप्रेस किया है। और ये जनरली होता भी है, क्योंकि अगर ठीक हो गए होते तो विचार दोबारा ना आते, वो दोबारा आ जाते हैं। यही तो बेसिक क्वालिटी है सप्रेशन की, कि आप सप्रेस करते हो, जितनी देर सप्रेस रह सकता रहता है, नहीं तो फिर निकल के आ जाता है। वो विचार जाते कहीं नहीं है, आप कुछ समय के लिए उनको सप्रेस कर देते हो और वो निकल के फिर से आ जाते हैं, और ज्यादा जोर से आते हैं। ठीक है ना? सो सेम थिंग ही वॉज डूइंग, कि जब भी कुछ ऐसा होता था, कोई मेंटली परेशानी होती थी, ये होता था, तो वो मेडिटेशन में बैठ जाता था, ट्राइंग टू इरेज दोज थॉट्स। बट आफ्टर सम टाइम ही फेल्ट दैट समवन इज स्पीकिंग टू हिम। कुछ समय के बाद उसको ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि कोई उसके साथ बात कर रहा है।
अब वो जो बोल रहा था, बात करता था, उसके बारे में उसने क्या बताया, व्हाट ही डिस्क्राइब्ड अबाउट दैट वॉइस और पर्सन, जो भी उसने उसको माना, कि पहले तो उसकी नेटिव लैंग्वेज में बोलता है, ठीक है ना। द पेशेंट इज फ्रॉम हरियाणा, तो वो हरियाणवी में इसके साथ बात करता था। ही इज एन आर्मी पर्सन, वो जो आवाज है वो किसी आर्मी पर्सन की है। एंड दैट वॉइस मेक्स फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाती है। ही सेज थिंग्स टू मेक हिम लुक स्मॉल, उसका छोटापन दिखाने के लिए उसका मजाक उड़ाया जाता है उस आवाज के द्वारा। ही सेज दैट यू हैव अब्यूज्ड आर्मी, नाउ आई विल डिस्ट्रॉय पेशेंट्स लाइफ। ठीक है, वो आवाज उसको बोलती है पेशेंट को कि तूने आर्मी को अब्यूज किया है और मैं तेरी जीवन को तबाह कर दूंगा। द वॉइस वॉज नॉट कंट्रोलिंग द पेशेंट, जस्ट अब्यूजिंग, उसको कंट्रोल नहीं कर रही थी। ठीक है ना, ये उसका मानना है कि उसको कंट्रोल नहीं कर रही, पेशेंट का मानना है ये। ठीक है ना, हम उसके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंट का मानना है कि वो मेरे को कंट्रोल नहीं करती, वो सिर्फ मेरे को अब्यूज करती है, गालियां निकालती है गंदी गंदी। देन द पेशेंट विल गो अलोन टू सम प्लेस, तो पेशेंट उसमें क्या करता था कि वो अकेली जगह पे चला जाता था, कहीं अकेले जहां पे कोई ना हो, और जोर जोर से उनके साथ लड़ाई करता था। वुड फाइट लाउडली विद दैट वॉइस। देन ही वुड लिसन 4 to 5 डिफरेंट वॉइसेस ऑल अब्यूजिंग हिम। फिर वो एक के साथ लड़ाई करता था, फिर उसको 4 5 और आवाजें अलग अलग की सुननी शुरू हो जाती थी। तो पेशेंट उसको कैसे लेता था कि दे वर ऑल हिज फ्रेंड्स हु वुड कम इफ आई अब्यूज्ड हिम, कि जब भी मैं उसको अकेले में गाली निकालता हूँ, उसके साथ लड़ाई करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, तो उसके 4 5 और दोस्त आ जाते हैं जो फिर मेरे को मिलके गालियां निकालते हैं। वो इस चीज को कैसे बयान करता है, आई हैड कनेक्शन विद रियल रियल पीपल, ये सच्ची में लोग हैं। कैसे कनेक्शन जुड़ा कि मेरी जो थर्ड आई थी वो खुल गई, मेडिटेशन कर करके मेरी जो थर्ड आई थी वो खुल गई, और उस थर्ड आई की वजह से मेरा इन लोगों के साथ कनेक्शन जुड़ गया। अब देखो उसका एक लॉजिकल फिलॉसफी है उसके पीछे कि हुआ कैसे ये सब चीज। सो आई वॉन्टेड टू क्लोज इट, ठीक है, बोल रहा मैं चाहता हूँ कि थर्ड आई बंद हो जाए मेरी, बट इट कैन नॉट बी क्लोज्ड वंस ओपन। लेकिन बोला कि एक बार खुल जाए फिर दोबारा बंद नहीं होती। तो वो क्या करता था, वो पुलिस में जाता था कंप्लेंट कराने के लिए। ठीक है ना, पुलिस वाले चलो उसको शुरू शुरू में तो समझा के भेज देते थे, कभी डांट भी देते थे उसको, लेकिन अभी वो जाते ही रहता था, जाते ही रहता था, कैसे मेरे को लोग गालियां निकालते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, आर्मी में है वो लोग। तो पुलिस वालों ने भी बोल दिया कि भाई हमारी जुरिस्डिक्शन का केस तो है नहीं, तू आर्मी में जाके शिकायत कर। ठीक है ना, बट एज देवर आर्मी मैन, पुलिस टोल्ड मी टू गो टू आर्मी एंड कंप्लेन। तो वो आर्मी वालों के पास चला गया। आई ऑल्सो वेंट टू आर्मी एंड टोल्ड देम नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है ना, उन्होंने उसका नाम भी बताया कि भी ऐसे ऐसे करके नाम है उसका, बंदे का, जो मेरे को गालियां देता है, तो आप उसको सजा दिलवाओ कि मेरे को ऐसे क्यों, कैसे कनेक्शन जोड़ रहा है मेरे साथ और ये क्यों कर रहा है। लेकिन आर्मी वालों ने बोला कि भाई ऐसा तो कोई है नहीं हमारे पास। तो पेशेंट ने उसका क्या बना लिया कि ही वाज एन अंडर कवर स्पाई, दैट इज व्हाई दे डिनाइड हिज प्रेजेंस, कि वो कोई ना अंडर कवर जासूस है, इसीलिए जो आर्मी वाले ना वो बता नहीं रहा, बता रहे कि ऐसा बंदा है। तो ये उसकी जो आवाज है, उसकी जो बातें हैं, ठीक है ना, वो इसमें है। तो पेशेंट, ये भी पेशेंट की बात है, ठीक है ना, वो आवाज का हो गया जो करेक्टर थे। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 2 years old, लिव्स विद हिज मदर एंड अंकल, जो चाचा है उनके साथ रहता है, मदर और चाचा के साथ। शुरू से बहुत एक्टिव रहा है, इंटेलिजेंट रहा है स्टडीज में। वो ऑलमोस्ट जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए उसने पहले उसमें क्लियर किए। ठीक है ना, आई वुड ओनली रीड वंस एनीथिंग एंड वुड रिटेन फॉर एवर। लेकिन अभी बोल रहा कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, अभी भी मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, उसने बोला कि मैं अभी भी एग्जाम देना चाहता हूँ, और ये जो एलोपैथिक मेडिकेशंस हैं ये मेरी मेमोरी को खराब कर रही है। ठीक है ना। और इसी के लिए वो बेसिकली अपनी दवा लेने आया था, इसी कंप्लेंट के लिए। 2009 में और क्या हुआ कि यूज टू लव गोइंग टू जिम एंड डू स्पोर्ट्स। लेकिन 2009 में उसकी एक फाइट हो गई जिम में किसी लड़के के साथ। उस लड़के ने उसको थ्रेटन किया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के थ्रू तेरे ऊपर फॉल्स, झूठा केस करवा दूंगा, छेड़छाड़ का। ठीक है ना, और तू हमेशा के लिए अंदर हो जाएगा।
बोला कि जी उसकी, और उसको डर लग गया कि अगर इसने ऐसा कर दिया, ये एक नॉन बिलेबल ऑफेंस है, मेरा सारा करियर खराब हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ही स्टार्टेड लूजिंग हिज कॉन्फिडेंस आफ्टर दैट। अंकल ने उसके बताया कि शुरू से बहुत चीयरफुल है रहा है, हैप्पी रहा है, एक्टिव रहा है, लेकिन 2006 से उसको गुस्सा बहुत आने लग गया। जब से कॉलेज में गया है वहां पे झगड़ा वगैरह इसका होता ही रहता है किसी ना किसी के साथ। 2006 में क्या हुआ कि ही टुक एडमिशन इन कॉलेज, वांटेड टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट जो फैमिली है उन्होंने फोर्स करके उसको टेलीकम्युनिकेशन में ज्वाइन करवा दिया। उसको पसंद नहीं था वो फील्ड उसने, लेकिन फिर भी एक साल की, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसने फिर से लड़बड़ के वापस मैकेनिक्स में शिफ्ट कर लिया जहां पे वो अच्छा था। लेकिन उसको एक उस बात का ये रहता था कि घर वालों की वजह से मेरा एक साल बर्बाद हो गया, जो लोग मेरे साथ थे वो सब मेरे से आगे निकल गए, ठीक है ना। सो देयर वर नो पर्टिकुलर फिजिकल जर्नल्स। एक टेंडेंसी थी शुरू से कोराइजा की, लेकिन कुछ सालों से लेफ्ट मोलर टीथ में पेन होता है जब भी सीजनल कोराइजा होता था, एंड टेंडेंसी फॉर ओकेजनल डायरिया आफ्टर ओवर ईटिंग, ठीक है ना। तो ये उसके सिम्टम्स हैं, ये उसका थोड़ा सा केस है। केस मेरे ख्याल से ऋषभ ने लिया था। ऋषभ याद है केस? कुछ और ऐड करना इसमें रह गया? सर ऐड तो सर इतना करना कि मुझे 2 घंटे लग गए थे इस केस में। हाँ इतना कुछ बताया था उन्होंने, इतना कुछ बताया था। एक और चीज थी जो उनका बात करने का तरीका था, वो हर ऐसी चीज बताते थे जैसे उन्होंने ना वो एक्चुअल में होती है। एंड जो उनके अटेंडेंट्स थे दे वो लाइक अरे ऐसे ही बोल रहा है, इसके साथ कुछ नहीं होता, पागलों की तरह रात को जाता है 3 बजे। बट जो उसके इमोशंस थे ना देवर सो रियलिस्टिक कि मैं जी रहा हूँ ये जिंदगी, जो हम्म भी लोग हैं वो हैं मेरे साथ। हम्म, तो ये बस ठीक ये है। ऐड करना था। अब मेरे को रेडिसन याद भी आ गया एक्चुअली क्या थी इसकी। ठीक। तो ये होता है बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिक केसेस में, दे आर सो मच के जो उनका बिलीफ बना हुआ वो उनके लिए वो सच्चाई होती है, आसपास जो है अटेंडेंट्स उनके लिए नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन एक स्किज़ोफ्रेनिक इंसान के लिए वही सच्चाई होती है। और अगर अब आप इसको समझाने लगो फिर क्या होगा? वो तो झगड़ा करेगा ही ना। वो पहली बात यही बोलते हैं मोस्टली कि ये लोग ना मेरे को पागल डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, मैं हूं नहीं, और इसी बात का झगड़ा होता है उनका सबके साथ। सो सबसे पहले उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनको ये बोलना है कि इसको समझाया मत करो। एज अ डॉक्टर आपने भी नहीं समझाना उसको, समझाने से एग्रावेशन होगी ही होगी। अभी हम करके आए ना, कैसे केसेस में हमेशा एग्रावेशन होगी उसकी, ठीक है ना। तो उनको समझाना नहीं है, उनकी बातों को सुनते जाओ। मानना भी नहीं है कि हल्ला शेरी दो भी, हाँ हाँ सही है, तो ये भी नहीं करना। हम करेंगे वो एफोरिज्म जहां पे डॉक्टर हनीमन ने बताया है कि कैसे केसेस के साथ आपने कैसे बिहेव करना है। ये भी लिखा हुआ है हनीमन सर ने, हर चीज लिखी हुई ऑर्गेनन के अंदर। अच्छी बात है आप, मैंने जब शुरू में पूछा कि केस करें पहले कि ऑर्गेनॉन, केस करना है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को मजा मजा आता है उसमें, दिमाग लगता है। लेकिन वो जहां से आ रहा है इंफॉर्मेशन, वो उसका क्या करना है? ठीक है ना। हाँ है कुछ बच्चे जो सिर्फ ऑर्गेनन, क्योंकि हम पहले भी ऑर्गेनन कर ही रहे थे, ठीक है ना। चलो कोई नहीं। तो अब इसको इसको हम क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपने बताने हैं। इससे पहले मैं एक बार जरा दोबारा से एफोरिज्म आपको बता दूं। 216 हमने पहले भी इसमें ये पार्ट किया था। नहीं नहीं सॉरी, 217, ठीक है ना। कि जो मेंटल डिजीज, चलो कॉर्पोरियल सिम्टम तो हमने लेने ही है जो शुरू से चले आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, बट द एक्यूरेट एप्रीहेंशन ऑफ द प्रिसाइज करेक्टर ऑफ द चीफ सिम्टम। जो चीफ सिम्टम है उसकी एक्यूरेट एप्रीहेंशन, उसका एक प्रिसाइज करेक्टर है, उसको कैसे पकड़ना है। व्हाट इज द चीफ सिम्टम? चलो बोलो 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 फटाफट। चीफ सिम्टम क्या है इसमें केस में?
वीक मेमोरी के लिए आया था ना, वीक मेमोरी के लिए आया था ना। देखिए वीक मेमोरी के लिए वो आया है, वो भी 6 महीने से उसकी, वो आया है वीक मेमोरी के लिए। आप ना पहले इस चीज को हमने बड़ी ध्यान से देखना है। चीफ सिम्टम इज नॉट द सिम्टम जो पेशेंट बयान कर रहा है कि भाई मेरा ये चीफ सिम्टम है, वो आपने डिसाइड करना है कौन सा उसका चीफ सिम्टम है। पेशेंट तो एक्ने के लिए आ जाएगा, लेकिन उसको साथ में डायबिटीज है, बताओ हमें क्या ठीक करें। जी पेशेंट तो बोल रहा है एक्ने डिलीजन, ठीक कर दो, वेरी गुड। डिल्यूजन इज द चीफ सिम्टम। ये जो डिल्यूजन स्टेट बनी हुई है, ये चीफ सिम्टम है, ठीक है ना। सो द सर डिल्यूजन, उसका पॉइंटिंग वाला, हाँ जी, सर जो उसका ये कि मतलब एलोपैथिक मेडिसिन से मुझे दिक्कत हो रही है, वो भी हो सकते हैं। बच्चे देखो, ये जो सेडेटिव्स हैं अगर आप बहुत लंबे समय तक ले रहे हो तो किसी को भी होगी। दूसरी बात, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट समझते हैं, उनकी एक मान्यता होती है कि मैं सही हूं तो मैं दवाई क्यों लूं किसी चीज के लिए भी। वो सारा दिन जी सोता रहता है, उसका थूक निकलता है, वो तो अपने आप को जब देखता है शीशे में वो बोलता है कि आप मेरे को क्या दे रहे हो, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट अ चीफ सिम्टम। चीफ सिम्टम क्या है, हुआ क्यों सब कुछ, बिकॉज ही स्टार्टेड गोइंग इनटू अ डिल्यूजन स्टेट। जब उसकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स चेंज होनी शुरू हुई इनटू मेंटल प्रॉब्लम्स अराउंड 2006, अराउंड 2005, अराउंड 2007, जब वो शिफ्ट आना शुरू हुआ, उसके भी पहले हुआ होगा वो शिफ्ट, ठीक है ना। क्यों, देखो कभी कभी क्या होता है केस में आपको पूरी हिस्ट्री नहीं मिल पाती। फर्स्ट थिंग, पेशेंट तो खुद ही स्किज़ोफ्रेनिक है, उसको तो क्या याद होगा। मदर इज नॉट देयर, वो आया अपने चाचा के साथ, ठीक है ना। हम प्रेफर करते हैं मदर हो, लेकिन बड़ी बार मदर होती भी है उनको नहीं याद होता, इतना इतना याद नहीं होता। तो जितना भी हम हिस्ट्री में ले सकें बहुत अच्छा है, वी हैव टू वर्क विद दैट थिंग। लेकिन एक बात मैंने बड़ी बार पहले भी बोला है कि चाहे क्लिनिक में जो लोग प्रैक्टिस करें सामने लगा के रख लो, उसको पढ़ते रहा करो बार बार कि आपके केस में प्रिस्क्राइब करने के लिए जितना चाहिए वो हमेशा प्रेजेंट होता है, हमेशा होता है, जो भी हमें प्रिस्क्राइब करने के लिए चाहिए, ठीक है ना। सो चलो, पहली चीज होगी कि द चीफ सिम्टम इज डिल्यूजन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट पार्ट उस चीफ सिम्टम का प्रिसाइज करेक्टर क्या है। डिल्यूजन तो है, लेकिन डिल्यूजन का प्रिसाइज करेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिल्यूजन। कोई से मारना चाहता है, हार्म करना जी चाहता है, है, कोई से हार्म करना चाहता है। कोई उसे हार्म करना चाहता है, ठीक है चलो। delusion of being छोटा दिखाना poisoned, चाहता है, अब्यूज करता है। अब्यूज करता है, कोई उसे अब्यूज करता है, कोई हार्म करना चाहता है, और सर ये हो सकता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपरनेचुरल पावर जो हम पढ़ते हैं। इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपरनैचुरल पावर, तो उसकी थर्ड आई खुल गई है, नाउ ही कैन कम्युनिकेट विद auditory hallucination, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ठीक है। और कुछ, तो ये सब जो आपने बोला सब सही है, लेना क्या है अभी। उसकी इंटेलिजेंस, हैं जी, इंटेलिजेंट है वो इतना डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होने के बाद भी। हाँ वो इंटेलिजेंट Intelligent- बेसिकली, जब भी आप रेमेडी दोगे उसको, वो सब रेमेडीज जो इंटेलिजेंट नहीं है, शार्प नहीं है, आप उनको बाहर रख दोगे, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है ना। वो सब आप बाहर रख दोगे। ये इसको कोई ब्राइटा, कोई पल्साटिला, मैग्नीशियम, ये दवाइयां नहीं जाएंगी, कोई जिंकम हो गई, ठीक है ना। जो भी बेसिकली हम एक ऐसी लेते हैं कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट रेमेडीज, वो तो सब आपकी ऑलरेडी रूल्ड आउट है ही है। और अच्छा, ये इतने हमने चलो जिसने भी बताए 3-4,
मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ उसमें कि ये भी मानता है कि लोग मेरे से जेलस हैं, मेरे को पीछे करना चाहते हैं, मेरे को अब्यूज करते हैं, चलो ये तो हो ही गया हमारा पार्ट। उसको पागल बनाना चाहते हैं, ये भी एक पार्ट है कि जो सब है मिलके मेरे को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अभी क्या लें इसमें डिल्यूजन? कॉन्स्पिरेसीज है, अब्यूज्ड है, क्रिटिसाइज्ड है, क्या लें? बहुत सारे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रिसाइज कैरेक्टर क्या है उस डिल्यूजन का? वो इंफीरियर फील करता है उसमें, स्मॉल, उसे वो जो भी small अब्यूज करता है वो स्मॉल फील करवाता है। ठीक है, डिल्यूजन स्मॉल, इम्परसेप्टिबल ही इज, लेकिन वो खुद फील करता है कि वो स्मॉल है। नहीं, वो तो सुपीरियर फील कर रहा था ना, तभी तो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है वो अपने आप को। ठीक है ना, वो तो फील ही नहीं करता कि मैं स्मॉल हूँ, उल्टा है ये तो। वो तो जाके उनकी रिपोर्ट करके आता है, मैं पीछे पड़े हुए लोग, वो तो करता ही नहीं फील कि मैं स्मॉल हूँ या छोटा हूँ। आपने स्किज़ोफ्रेनिया के अगर किसी ने केसेस देखे हैं, क्या अलग है इसमें, क्या अनकॉमन है जो हमें कॉमनली नहीं मिलती है चीज? ठीक है, सभी में मोस्टली ये सस्पिशन रहता है, ये चीजें रहती हैं, सस्पिशियस माइंड होता है उनका। इसमें क्या अलग है, व्हाट इज अनकॉमन? किसी ने, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, किसी ने बीच में बोला था ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, यही तो प्रिसाइज करेक्टर, उसको आवाज आ रही है, आवाज आती है उसको पर्टिकुलर, ठीक है ना। सो चीफ सिम्टम is basically this mania or hallucination, the delusion state, and the character is the that he hears those things in voice। मानता नहीं है, एक मेरे पास ऐसे थे, उसको लगता था सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, मेरे को सब देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा करेक्टर क्या है कि उसको आवाज सुनाई देती है, अंदर आवाज आती है, यही तो सबसे बड़ा डिल्यूजन है। बाकी बातें तो वो बोलते हैं तो है, सबसे पहला डिल्यूजन तो ये है कि उसको आवाजें सुनाई दे रही है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था बीच में। सर ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है ये शिज़ोफ्रेनिया किसी से मिलता है कई बार है? ये जो हेलुसिनेशन है ये तो शिज़ोफ्रेनिया डिजीज में मिलता है सर पेशेंट्स में, तो इसमें तो कॉमन सिम्टम होगा शिज़ोफ्रेनिया का। मैंने 30-40 पेशेंट देखे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अभी तक, आज तक 2 ही पेशेंट देखे हैं जिनको आवाजें आती हैं, जिसको आवाज इतनी क्लियरली सुनाई देती है भी कोई क्या बोल रहा है, मैंने आज तक 2 देखे। डिल्यूजन स्टेट्स रहती हैं बहुत सारी, ठीक है ना। बुक्स में क्या लिखा है छोड़ दो उसको, आपने प्रैक्टिकली आज तक कितने पेशेंट देखे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के जिनको आवाजें सुनाई देती हैं? आवाजें इन द सेंस ये नहीं कि किसी ने कुंडा खड़का दिया, किसी ने बर्तन गिरा दिया, ये नहीं हम बोल रहे। आवाज कोई बोल रहा है मेरे कान में आके, मेरे दिमाग में कोई बोल रहा है, मेरे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, इस बात की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं भी किसी ने मेरे को एकदम से कहीं ऐसे किसी ने आवाज लगाई है जी। हेलो, क्या बोल रहे? नथिंग से जस्ट एको हो रहा था। ओके ओके, ठीक है ना। सो जो अगर ऐसा कुछ है कि भी टी हो रही है, किसी ने रिंग बज रही है, या किसी को, दोज आर कॉमन थिंग्स, उसको मैं लूंगा मैं नहीं। और वो बड़ी बार जो एलोपैथिक मेडिसिन उनकी सप्रेशन की वजह से भी होती है, वो नहीं लेना हमने। बट यहाँ पे क्या, उसको कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन सुनाई देती है, वो गालियां निकालते हैं मुझे आके, उसके 3-4 दोस्त और आ जाते हैं, कहानी है पूरी उसके पास। तो उसके डिल्यूजन आया कहाँ से, ये कैसे हुआ? उसका पहला करेक्टर ये है कि वो आवाजें आती हैं उसको। हाँ जी सर ये जो पेशेंट है इसके फादर भी नहीं थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो लोनलीनेस वाली चीज है, जो वो अपने आप को अकेला फील करता है और अपने माइंड में ये कैरेक्टर्स क्रिएट कर रहा है, आवाजें सुन रहा है, तो
इसे भी रूब्रिक में लिया जा सकता है। लोनलीनेस कैसे? जो हो सकता है वो अकेला हमेशा से फील कर रहा हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और आपने पढ़ने में भी बहुत बोलते अच्छा बोलते था। हम्म, तो आपने हो बोलते सकता है बोलते ज्यादातर ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं जो अकेले रहते हैं और फिर वो और डिप्रेस हो जाते हैं और फिर वो डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हैं। तो हो सकता है ये भी वही चीज हो। ठीक है। आपने बोलते बोलते एक बात बहुत अच्छी बोली कि मुझे लगता है। वो नहीं लेना जो आपको लगता है, वो स्पेकुलेशन है। पेशेंट ने कहीं नहीं बोला कि मैं अकेलापन फील करता हूँ, उसके पेरेंट्स ने कहीं नहीं बताया जी शुरू से अकेलापन बहुत फील करता है। ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो फैक्ट्स हैं सामने वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? इसीलिए डॉक्टर हनीमन ने बार 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 केस टेकिंग में, उसके पहले भी उसके बाद में भी, जब आपने एक ही बात कही, स्पेकुलेट मत करना किसी भी चीज को। जब आप एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर हो तो प्रेजुडाइज में क्यों जा रहे हैं हम? प्रेजुडाइज में से हमारी स्पेकुलेशन आती है। तो वट एवर आप उस एनालिसिस में आपके दिमाग में आता है कि मुझे लगता है, छोड़ दो उस लगने को, वो आपको हमेशा गलत तरफ लेके जाएगा। तुक्का लग गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है वो हमेशा आपको गलत तरफ लेके जाएगा। हमारे पास बड़ा क्लियर कट है सामने कि उसको आवाजें सुनाई देती हैं, वो एक डिल्यूजन स्टेट में है, तो मैंने क्यों लगवाना है कुछ भी? मेरे को मैं क्यों जाऊं कि वो अकेला था, 2 साल का था जब उसके फादर के डेथ। मुझे क्या पता उसने अकेलापन फील किया कि नहीं किया? मुझे कैसे पता? ठीक है ना? सो द थिंग इज कि हिस्ट्री, केस टेकिंग, अच्छी बात, आप जितनी डीपली ले सको, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट ऑन स्टोरीज, especially not stories which are created in our mind because of this speculation। इसके पिताजी ऐसे थे, या उसका दादा या घर का माहौल ऐसा रहा होगा, हमें नहीं पता कैसा रहा है उसका, हमें नहीं पता। जो हमें पता है वो हमारे सामने है, जितना हमें पता है, जो उसने बयान किया, जो उसके अटेंडेंट ने बयान किया, और जो हमने देखा। ठीक है ना? अभी ऋषभ बोला, डॉक्टर ऋषभ बोले कि मुझे इतना याद है कि 2 घंटे लग गए मेरे को केस टेकिंग करने में, and the way he was telling or narrating everything showed that he was very confident, very convicted on these things। उसकी कन्विक्शन थी इसके ऊपर। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको लेके। और उसके मैं देख रहा था वही 10 पेज भरे हुए हैं केस टेकिंग के। ठीक है ना? सो ठीक है, वो किसी भी सराउंडिंग से आया, किसी डिप्रेशन से आया, किसी भी चीज से निकल के आया, हम नहीं जानते। अगर बताया होता तो हम मे बी वी वुड हैव कंसिडर्ड इट। कहीं पे भी ऑर्गेनल में जब आप देखोगे मेंटल डिसऑर्डर्स का, हनीमन सर ने ये तो बोला है कि पिछला फिजिकल फिनोमेना क्या चला ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि पीछे उसके हालात कैसे रहे हैं, जीवन की स्थिति कैसी रही है पीछे, उसके माँ बाप कैसे थे, दादा दादी नाना नानी कैसे थे, कुछ नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने तो बहुत सिंपल बनाया केस टेकिंग, उसको कंफ्यूजिंग मत करो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आसान है बिल्कुल। कि हमने चीफ सिम्टम, अभी आप ही में से किसी ने बोला कि डिल्यूजन है जी उसका चीफ सिम्टम, तो उसके आगे क्यों जाना हमने? हमें दिख रहा है सामने भी डिल्यूजन स्टेट है, उसका करेक्टर क्या है वो देखना भी बस। व्हाट इज द प्रिसाइज करेक्टर ऑफ दैट स्टेट? ठीक है ना? और एक पुराना जो उसका फिजिकल सिम्टम है जो आज तक है, ये भी हमने तभी किया था, एफोरिज्म 216 आई थिंक, एक मिनट, हाँ 288। तो दिस कलेक्शन ऑफ सिम्टम, अब ये जो हमारे पास सिम्टम्स आ गए हैं, belongs in the first place the accurate description of all the phenomena of the previous so called corporeal disease, जो शुरू से corporeal disease रही है, before it degenerated into one sided increase of the psychical symptom। जब भी disease one sided हो जाती है, अगर हम one sided disease में आगे जाके पढ़ेंगे भी, तो symptoms का दायरा बहुत छोटा हो जाता है उसमें, आपको कोई खास प्रिस्क्रिप्शन के लिए सिम्टम्स नहीं मिलेंगे उसमें, ये हमेशा ध्यान रखिएगा।
कि जब भी डिजीज वन साइडेड होती है, वन साइडेड का मतलब कि पूरी डिजीज जो है वो कंसंट्रेट होके एक पार्ट के ऊपर शिफ्ट हो गई है, तो वहां पे आपको कोई खास प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कॉमन सिम्टम काफी मिल सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से बहुत कम सिम्टम होंगे जो आपको ढूंढने हैं उन सब में से। एंड बिकम अ डिजीज ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन, दिस मे बी लर्न फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ पेशेंट्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है ना। लेकिन उस कॉर्पोरियल डिजीज में भी एफोरिज्म 219 में क्या लिखा है, अ कंपैरिजन ऑफ दीज प्रीवियस सिम्टम्स ऑफ द कॉर्पोरियल डिजीज with the traces of them that still remain, आज भी हैं उसके traces वहां पे, completely चली नहीं जाती, तो they have become less perceptible, वो भी less perceptible हो गई है, थोड़ी कम हो गई है दिखने में, लेकिन आज भी होंगे वो, but which even now sometimes become prominent, वो आज भी कभी कभी prominent हो जाते हैं। कब होते हैं? when a lucid interval and a transient alleviation ऑफ द साइकिकल डिजीज अगर, जब थोड़ी सी साइकिकल डिजीज में आराम आ जाता है, उसको थोड़ा सा ल्यूसिड इंटरवल आता है जहां पे वो थोड़ा रीजनिंग माइंड में चला जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको आराम आता है मेंटल डिसऑर्डर में, तो ये जो पुराने कॉर्पोरियल सिम्टम्स हैं वो फिर से निकल के आ जाते हैं। will serve to prove them to be still present though obscured, ये जो फिनोमेना है ये हमने देखना है, ऐसे कौन से फिजिकल सिम्टम्स हैं जो आज भी निकल के कभी कभी आ जाते हैं इस स्टेट में। 12 साल से बीमारी चल रही है उसकी, उससे भी पहले से चल रही होगी शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे पास है वो 12 साल से चल रही है, जब से उसकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, तो उसमें भी कौन से सिम्टम है जो बीच बीच में फिजिकल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उनमें एक सिम्टम था हमारा जुकाम, पेन इन टीथ ड्यूरिंग कोराइजा, जब भी उसको कोराइजा होता था साथ में दांत में दर्द शुरू हो जाता था। कोराइजा उसका बहुत पहले से, धीरे धीरे करके ये जो पेन इन टीथ है ये आना शुरू हो गया, फिर बाद में पता चला मुझे जब मैंने कि इसके लिए उसने कई बार अपना ये आरसीटी वगैरह भी करवाया है, लेकिन फिर भी वो हो जाती है पेन उसको, फिर भी हो जाती है उसको। सो डिस्पोजिशन इज इंटेलिजेंट, मेंटली एंड फिजिकली एक्टिव, तो हम जब ये सिम्टम सारे डालते हैं तो हमारे पास एक ही रेमेडी आती है बेसिकली, लैकेसिस, तो हमने उसको लैकेसिस 50 ml में दी थी, आज उसको दिए हुए मेरे ख्याल से केस का पैक नंबर देखिए, केस है अराउंड 2021 जैन का, 23 जैन 2021 को हुआ थे, 2021-22 अराउंड मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में ये जो आवाजें थी अराउंड 4-5 महीने के बाद, ये जो आवाजें हैं ये उसको आनी बंद हो गई थी बिल्कुल, तो जो उनकी मेडिसिन थी वो धीरे धीरे हमने करके सब बंद कर दी। आज की डेट में वो कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा, आज की डेट में मतलब पिछले 7-8 महीने से वो कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले रहा, ठीक है ना, तो उसको आवाजें आने बिल्कुल बंद हो गई थी, कोई भी किसी की तरह की आवाज नहीं आ रही है अभी। फिर बीच में उसने कोई लेसिक लूसिक सर्जरी करवा ली, तो उसके बाद फिर से थोड़ा सा एग्रावेशन हुआ, फिर से रिपीट की गई एंड ही वाज बेटर आफ्टर दैट। बॉयल्स हुए बीच में, एब्सेसेस हुए जो पुराने भी होते थे, मेमोरी बहुत अच्छी हो गई। अभी उसने रिसेंटली ये जो पटवारी होते हैं उनके लिए एग्जाम दिया है और उसको पूरी उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगा उसके साथ, उसकी शादी भी होगी उसके बाद, एनर्जेटिक है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज गुड। जो अभी लास्ट फॉलोअप आया मेरे पास ये जुलाई अगस्त में आया लास्ट फॉलोअप, तो उसमें रोज सुबह उठ के जाता है सैर के लिए, भूख बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मेडिसिन नहीं, नींद बिल्कुल नॉर्मल हो गई, मेमोरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, पहले जैसी होगी मेमोरी, ठीक है ना, कोई कंप्लेंट नहीं है। गुस्सा आता है बीच में कभी कभी, अभी ये रिसेंटली अभी आना शुरू है जब से मेडिसिन बंद की है। बात जो है जिस पे गुस्सा आता है वो सही होती है बात, लेकिन गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, तो घर वाले थोड़ा डर जाता है कि फिर से पुराने रिलैप्स में ना चला जाए, लेकिन देयर इज नो डिल्यूजन स्टेट राइट नाउ, अभी उसकी कोई भी डिल्यूजन स्टेट नहीं है, और बीच में मेरे ख्याल से 1.5 साल में हार्डली 3 बार रिपीट हुई होगी, सेम पोटेंसी, नथिंग एल्स।
ठीक है ना। सो ऐसे हमने इन वन साइडेड मेंटल डिजीजेस को देखना है जब भी देखना है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा केस है, अभी एक और केस है सुसाइडल डिस्पोजिशन का है, चलो अभी नहीं करेंगे उसको, नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगर डिस्कस करना होगा तो जितने भी ऐसे केसेस हैं हमने इसी वे से करने, क्लियर इंडिकेशंस, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी। बड़ी बार ना होम्योपैथ कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि भी क्या। एक चीज याद रखिएगा, बहुत लंबी केस टेकिंग होती है स्किज़ोफ्रेनिक केसेस की, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिनमें केस टेकिंग लंबी होती है, लेकिन उसमें से मोती चुगना होम्योपैथ का काम है कि कुछ ऐसा एक करेक्टरिस्टिक उसके चीफ सिम्टम का दिमाग में वो बार बार चलना चाहिए, वो लाइन बार बार चलनी चाहिए कि एक्यूरेट एप्रीहेंशन ऑफ द प्रिसाइज करेक्टर ऑफ द चीफ सिम्टम, एक्यूरेट एप्रीहेंशन ऑफ द प्रिसाइज करेक्टर ऑफ द चीफ सिम्टम। जो उसका चीफ सिम्टम है उसका मैं प्रिसाइज करेक्टर ढूंढ लूं, बस जो भी चीफ सिम्टम है उसका प्रिसाइज करेक्टर ढूंढ लिया जाए, उसका करेक्टरिस्टिक क्या है। इस केस में ये है, लेकिन ये हर केस में नहीं होगा। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है हमें समझने के लिए, ये नहीं कि हर डिल्यूजन के केस में हमने वॉइसेस हियर्स ऐसा ही ढूंढते रहना है। खुद से भी नहीं पूछना कि कुछ आवाजें तो नहीं आती है आपको, इसका मतलब आप पहले से ही प्रेजुडिस हो। क्या करना है वो तो जानना जरूरी है, लेकिन क्या क्या नहीं करना वो और भी इंपॉर्टेंट है जानना। स्पेकुलेट नहीं करना इन केसेस में, कभी नहीं करना, ये गलती तो करनी ही नहीं कभी, किसी भी केस में नहीं करना, लेकिन इन केसेस में स्पेशली नहीं करना स्पेकुलेट। आप बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। शब्दों को नहीं पढ़ना, मैंने जैसे वहां पे लिखा हुआ था कि वो खुद को स्मॉल फील करता, तो आपने सोचा भी डिल्यूजन स्मॉल, वो उसको करवाने की कोशिश कर रही है आवाज, वो थोड़ी करता है। ये करेक्टर नहीं है आपका प्रिसाइज, ठीक है ना। सो प्लीज इन चीजों को समझिए। ऐसा एक और केस था, स्किज़ोफ्रेनिया का केस है, ठीक है ना। लेकिन उस स्किज़ोफ्रेनिया में चलो डिल्यूजन तो हैं जो हैं, बट डिल्यूजन जब उसको आते हैं, द वे शी बिहेव्स, वो चुप करके ऐसे साइड में जाके बैठ जाती है, एंड शी बिहेव्स इन अ वेरी हॉटी मैनर। बड़े हॉट, मैं करूंगा किस दिन वो डिस्कस आपके साथ केस, बड़े हॉटी मैनर में वो रहती है उसमें। Now that case is basically improving with some other remedy. तो हर उसमें करेक्टर होता है उस स्टेट का, उस मेनिया का, हमने वो करेक्टर ढूंढना है कि क्या है, वो करेक्टर ढूंढना है जी। क्या बोले?